हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लेकर के आए हैं 12th बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को ढंग से पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स गेट करें, बहुत अच्छा मार्क्स को लाएं। तो उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी शानदार, जानदार और लाजवाब होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और ये जो वीडियो हमारा है ये है पहला चैप्टर जो आपका है, जो फर्स्ट चैप्टर है प्रो सेक्शन में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑलरेडी हमने उसके जो है ऑथर के इंट्रोडक्शन का वीडियोस अपलोड करके दिया है। तो आज का ये जो वीडियो है ये समरी और शॉर्ट टाइप जो है क्वेश्चन आंसर। समरी का मतलब क्या होता है, चैप्टर के पूरे निचोड़ जो होता है ना, उसमें से जो मूल बातें होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर समरी। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर पहले समरी को डिस्कस करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किन किन बातों पर चर्चा किया गया है, उनमें से सबसे अहम बात कौन सा है। तो इन सारे बातों को जो है हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखते समय आप धैर्य बना कर रखिए और चीज़ों को एक एक तरीके से एक एक अच्छे से समझाते हैं हम आपको यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसके जो राइटर है महात्मा गांधी, राइट। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये महात्मा गांधी की कैसी रचना है, तो आप ये कह सकते हैं एक एसे है। एसे मतलब निबंध या यहाँ पर लेख होता है, राइट। अब यहाँ पर समझिए, हमने इसका निचोड़ बताने का प्रयास किया कि इसमें मूल बातें कौन सी है जिस पर इसमें चर्चा किया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो है क्या कि अगर हम देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने दो सभ्यताओं के बीच कंपेयर किया है कि इन दोनों सभ्यता में क्या डिफरेंसेस है। जैसे अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है वो इसमें बताने का वो प्रयास किए हैं। कौन किसके लिए बेहतर है, कौन किसके लिए बेहतर नहीं है, वो इसमें बताने का प्रयास किए हैं। तो इसमें एक एक चीज़ को यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। पहले समझिए लाइन टू लाइन। यहाँ पर देखिएगा, कई सारे टीचर ऐसे होते हैं कि इस साइड हिंदी लिख कर लाते हैं, इस साइड इंग्लिश, और उसको पढ़कर समझा देते हैं। हम आपको इंग्लिश में ही हिंदी करके आपको समझाते हैं, समझिएगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है इंडियन मतलब भारतीय सभ्यता और यहाँ पर संस्कृति। तो इस चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एक क्या है, तो एक एसे है, एक लेख है, लिखा गया है किसके द्वारा, तो फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा, राइट। हमारे राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये चैप्टर लिखा गया है। यहाँ पर इन दिस एसे, इस एसे में, ये जो चैप्टर है ना ये एसे है, तो इस एसे में गांधी जी ने बात किया है। गांधी जी बात करते हैं किसके ऊपर, टॉक्स मतलब होता है बात करना, है ना। तो गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, ग्लोरी एंड ग्रेटनेस। ग्लोरी मतलब होता है शान, महिमा, या उसकी जो बोल सकते हैं आप एक तरह से खूबसूरती, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ग्लोरी। ग्रेटनेस मतलब होता है महानता या बड़प्पन। तो हम बोल सकते हैं क्या कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर बात करते हैं भारत की सभ्यता के शान के बारे में, उनकी जो है ग्रेटनेस के बारे में। तो भारतीय सभ्यता के शान और उसकी ग्रेटनेस के बारे में जो है महात्मा गांधी बात करते हैं इस चैप्टर में। एंड कल्चर के बारे में यहाँ पर, चलिए, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार, देर इज नो एनी सिविलाइजेशन, मतलब कोई सभ्यता है ही नहीं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई सभ्यता ही नहीं है, इस दुनिया में, इस संसार में कोई सभ्यता ही ऐसा नहीं है। सभ्यता का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें हमारे पूर्वज से मिला है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो वो जो है ना हमें सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिविलाइजेशन। तो जो चीज़ विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, जो संस्कार, जो चीज़ें हमें हमारे पूर्वज से मिली है वो सभ्यता होता है। और कल्चर का मतलब होता है उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। कल्चर जो है थोड़ा जो है वो अलग है किससे, तो सभ्यता से। तो अगर हम बात करते हैं कल्चर को लेकर के, तो कल्चर थोड़ा अलग मतलब क्या कि उसमें खान पान, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज सारे इंक्लूड किस में होते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं वो कल्चर में होते हैं, मतलब संस्कृति में होते हैं। तो बोलते हैं ना ऐसा कि हमारे यहाँ की इस तरह की संस्कृति है, बिहार की ये संस्कृति है, बिहार का ये धरोहर है, तो इस तरह से हम चीज़ों को बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि महात्मा गांधी बात करते हैं कि उनके अनुसार वो, मतलब उनके अनुसार ये कहा गया है कि दुनिया में कोई सभ्यता नहीं है दैट कैन बीट इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता को यहाँ पर बीट कर सकता है, जो भारतीय सभ्यता को यहाँ पर पराजित कर सकता है, जो भारतीय सभ्यता को पराजित कर सकता है। यहाँ पर हमने क्या बताया, मेनी ग्रेट कंट्रीज लॉस्ट देयर सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल इमोवेबल।
है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो है महान कंट्री, बहुत सारे जो महान देश है, उन्होंने अपने सभ्यता को खो दिया। यानी कि देखिएगा गांव वगैरह में या कहीं पर भी जब कोई व्यक्ति किसी के देखा देखी के चक्कर में होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो बचा कुचा भी उसका जो भी चीज़ होता है वो सब गवा देता है। तो वही बात हुआ यहाँ पर, किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे महान देश है जिन्होंने अपनी सभ्यता को कॉपी करने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया, और उन्होंने अपना सभ्यता खो दिया। लॉस्ट मतलब होता है खोना, तो वो अपने सभ्यता को खो दिए। यहाँ पर भारतीय सभ्यता अभी भी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, स्टिल इमोवेबल, अभी भी अपने जगह पर अडिग है, मतलब वो अपने जगह से इधर उधर नहीं हुआ है। इस लाइन की अगर हम बात करें, इट इज़ हर ब्यूटी, और यही उसकी सुंदरता है। मतलब भारतीय सभ्यता की चर्चा इतनी क्यों होती है और इतने लोग इसकी चर्चा क्यों करते हैं कि सारा सभ्यता, जितने भी बड़े बड़े देश हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर रोम के बारे में, ग्रीस के बारे में, एक समय में इस सब का सभ्यता बहुत बड़ा सभ्यता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभ्यता टिक नहीं पाया, मतलब वो सभ्यता खत्म हो गया। आज की डेट में वो सभ्यता कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन जो पहले था, आज के डेट में भी उसी प्रकार का है। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं आज भी जो है अपना स्थान बना करके रखा है, अपने जगह से इधर से उधर नहीं हुआ है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आधा जो है वो मॉडर्न हो गया है। लेकिन महात्मा गांधी जिस समय की बात करते हैं उस समय तक जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आज की डेट में आधा जो है वो क्या हो गया है, मॉडर्न हो गया है। बट अगर आप देखा जाए ऐसे तो मॉडर्न कितना भी हावी हो जाए पूरे सभ्यता को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ धरोहर हमारी जो है वो रहेगी हमेशा के लिए यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो आज के डेट में भी, महात्मा गांधी बात करते हैं उस टाइम की, कि अभी भी जो है वो स्थिर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो कैसा होगा, तो इमोवेबल। इमोवेबल का मतलब होता है यहाँ पर अडिग या स्थिर, और यही उसकी सुंदरता है। आगे वो बात करते हैं यहाँ पर, ही सेज दैट, आगे कहते हैं कि दैट मतलब यहाँ पर की, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है। विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज, टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका जो है एक तरह से लगाव जिससे होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर टेंडेंसी। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। मेटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। कैन नॉट मैच इंडियन, कहा जा रहा है क्या कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास जो विशेषाधिकार है और वो जिसका जो मुड़ाव है, झुकाव है मेटेरियलिटी की तरफ, यानी कि भौतिकवाद की तरफ, वो इंडियन सभ्यता से मैच ही नहीं करता है। मतलब जो है इंडियन सभ्यता के समतुल्य ही नहीं है, मतलब उसके बराबरी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि देखिए हम बात करते हैं जिस सभ्यता की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, उस सभ्यता के बारे में हम बात करके भी क्या कर सकते हैं, वो इंडियन सिविलाइजेशन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसके वजह से दोनों सभ्यता अपने आप में क्या है, बिल्कुल अलग है। आगे देखिए यहाँ पर एक एक वर्ड मीनिंग में आपको करा देंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है, बढ़ाता है किसको, तो मॉरल बीइंग को। मॉरल बीइंग का मतलब क्या होता है, मॉरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं जो हमें काम करना चाहिए, राइट। जैसे अगर आपसे पूछे कि नैतिकता क्या होता है, तो जो चीज़ हमें करना चाहिए, जो हमें बताता है कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक नैतिकता का पहचान है। तो नैतिकता मतलब क्या होता है कि जो हमें काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए वो हमें बताने का प्रयास करता है नैतिकता। तो कई सारे लोग जान करके भी गलत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नैतिक होने के बाद भी वो अनैतिक होते हैं, जिसको बोलते हैं मोरालिटी मतलब नैतिकता, और यहाँ पर इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मोरालिटी का जो है एंटोनिम क्या होगा, तो इमोरलिटी होता है। समझ आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अगर हम गांधी जी के अनुसार बात करें तो गांधी जी कहते हैं बाद में, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है वो बेचैन पंछी के समान है, बेचैन पक्षी के समान है। मतलब हमारा जो माइंड है ना वो कभी भी चैन नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो माइंड, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारा माइंड है ना वो क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जितना वो पाता है उतना ही अधिक चाहता है। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, अगर आप देखिएगा कोई आज कल 2 अक्षर जान रहा है तो वो चाह रहा है कि कल हम 4 अक्षर कैसे जाने।
कोई अगर आज की रेट में 2 रुपए कमा रहा है तो चाह रहा है कि वो 4 रुपए कैसे कमाए, राइट। तो ये हमें कौन ऐसे करने को मजबूर करता है? तो हमारा माइंड जो है ना हमें ऐसे करने पर मजबूर करता है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जितना वो पाता है उतना ही अधिक चाहता है। उसे जितना कुछ भी मिलता है ना, आप चाहे प्लीजर की बात करें, अगर आपको आज इतनी खुशी मिल रही है तो आप चाहते हैं कि इससे दोगुनी खुशी कैसे मिले। तो यानी कि हमारा माइंड जो है ना हमें कभी संतुष्ट होने नहीं देता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और बचा हुआ जो स्टिल अभी भी जो बचा हुआ है उससे भी संतुष्ट नहीं होता है। जो हमारे पास बचता है, मतलब आप देखिएगा अगर कोई व्यक्ति मरने के कगार पर भी आ जाए और उससे आप पूछे कि आप संतुष्ट है, तो उसके भी कुछ ना कुछ अधूरी जो है ख्वाहिशें रह जाती है, वो अपने ख्वाहिशें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हमारा माइंड हमें संतुष्ट नहीं होने देता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मन हमारा बेचैन पंछी है, जितना उसको मिलता है उतना ही चाहता है, और उसके पास जो अंत में बचता है उससे भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कितना भी नाम कमा ले, कितना भी कुछ हो जाए, तो वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। और वो हमें कौन नहीं होने देता है? तो यहाँ पर हमारा माइंड नहीं होने देता है। माइंड मतलब मन होता है, राइट। चलिए, मतलब इसीलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशन, वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशन, हमें अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपने भावनाओं में डूबना नहीं चाहिए, नहीं बहना चाहिए। इंडल्ज का मतलब होता है डूबना या बहना, तो हमें अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड हमें अच्छा काम करा सकता है तो बुरा काम भी करा सकता है। तो हमें अपने भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। अगर हम अपने भावनाओं में बहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है उसमें फंस कर रह जाएंगे और एक बेहतर जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अपने भावनाओं में इसीलिए बहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने भावनाओं में बहते रहेंगे। जैसे जैसे हमें मन कह रहा है वैसे वैसे करते चले तो मन आपको कुछ भी करा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। यानी कि मन आपको अच्छा काम करने के लिए भी प्रेरित करता है और बुरा काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं मन जो है ना, मन के कंट्रोल में अगर आप हो जाते हैं तो आप सबसे खराब श्रेणी में चले जाते हैं। अगर आप मन को कंट्रोल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर लक्ष्य की ओर, एक बेहतर जो है आप जगह की ओर जो है आप चले जाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि अपने मन को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं के में बहना नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार, मतलब गांधी जी के अनुसार, क्योंकि चैप्टर तो उन्होंने ही लिखा है। गांधी जी के अनुसार यहाँ पर वी शुड लिव इन स्मॉल विलेजेस। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बोला कि गांधी जी के अनुसार हम लोगों को किस विलेज में रहना चाहिए? तो स्मॉल विलेजेस में। अब देखिएगा पुराने लोग जो थे ना, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे फोरफादर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कभी भी शहर की तरफ रुक नहीं कर रहे थे, कभी शहर नहीं जा रहे थे। रीजन उसका ये था कि वो चाहते थे कि हम गाँव में स्वच्छ वातावरण में रहें, तो इसीलिए जो है शहर की तरफ वो नहीं जाते थे। आपको पता है कि शहर में कितने पॉल्यूशन होता है, कितने तरह के चोर डकैत, यहाँ पर गैंग होते हैं। आप चलते रहिएगा, आपका मोबाइल ऐसे करके खींच लेगा, आपका चैन खींच लेगा। मतलब शहर में इस तरह की चीज़ें नॉर्मल सी बातें हैं, एकदम आम सी बातें हैं। ये एकदम इजी होता है। और ये कराता कौन है? तो ये बड़े बड़े अमीर आदमी कराते हैं। और आप देखिएगा फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी का कोई सामान चोरी करके आता है तो पुलिस उसको दबोच कर ले जाता है जेल में, यानी कि उसको उसमें बंद कर देता है। तब कोई बड़ा आदमी आता है, गुंडा, बड़ा बहुत अमीर आदमी, कहेगा क्या कि ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो। अब इसी प्रकार से जो है वो चीज़ें वहाँ पर होती है, जैसे हम बड़े बड़े शहर की तरफ बात करते हैं। तो हमारे पूर्वज का मानना ये है, हमारे गांधी जी भी कहीं ना कहीं पूर्वज ही रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि हमारे गांधी जी भी ये बात कहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी ये कहते हैं कि हमें शहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें गांव में जितनी स्वच्छ वातावरण है, जितनी चीज़ें हैं, वो कभी भी इस तरह की चीज़ें जो है आपको कभी भी इस स्वर्ग का जो है फील आपको कभी भी शहर में नहीं होगा। गांव स्वर्ग है एक तरह से। अगर हम ऐसे बात करें फिर तो एक चीज़ और समझिए, जैसे गांधी जी ये भी कहते हैं ना कि अगर आप शहर की तरफ लोग मजबूरी की वजह से जाते हैं। आज की डेट में भी शहर क्यों जाते हैं लोग? मजबूरी से पैसा कमाने के लिए। या तो आपके फादर जाते होंगे या कोई भी लोग जाते हैं, या तो हमारे घर के कोई लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसा के लिए वो मजबूर है, इसीलिए वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं तो कौन नहीं चाहता है कि हम अपने घर पर रहें और जो है अपने परिवार में जो है रूखी सूखी जो भी चीज़ें हैं वो सारे खाए यहाँ पर। तो सभी लोग ये चाहते हैं, बट सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वो कहते हैं क्या कि हमें
छोटे छोटे गांवों में रहना चाहिए, मतलब छोटे से गांव में रहना चाहिए। हम छोटे से गांव से ही संतुष्ट है, बड़े शहर हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे गांधी जी ये बात कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी ये बात कहते हैं, हमारे एंसेस्टर, हमारे फोरफादर। एंड इंजॉय ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का मतलब क्या होता है? ट्रू होम रूल, देखिए हमारे पूर्वज क्या समझते थे पता है? कि गांव में रहे। और ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल क्या होता है समझिएगा, जब भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट, किसी भी तरह का समस्या अगर हमारे समाज में होता है, तो उसको जब हम अपने समाज में ही हल कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, ऐसे नियम को बोलते हैं ट्रू होम रूल। और ये आज भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज के डेट में लोग केस की तरफ चले जाते हैं, और ऑलरेडी केस इतना पड़ा हुआ है कि आपके केस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, और आपका बहुत पैसा खर्चा होता है उसमें। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज है, ये पंचायती तरह का चीज़, जैसे गांव में नहीं होता है पंचायती किसी के ऊपर बैठ गया, तो इसी तरह से जो है पंचायती टाइप का, उसी में हम लोग सॉल्व कर लेते थे। कभी भी ये केस वाला सीन जो है वो नहीं होता था। तो यहाँ पर ट्रू होम रूल का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा कोई भी डिस्प्यूट, ऐसा कोई भी झगड़ा अगर हमारे समाज में क्रिएट होता है, उसको हम अपने समाज में ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रू होम रूल। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें छोटे छोटे गांव में रहना चाहिए, और हमें छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहना चाहिए, और हम ट्रू होम रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ के नुकसान से बचते हैं। नहीं तो हम जेल जाने से बचते हैं, हम जो है केस से बचते हैं, मुकदमा से बचते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ जो है वो गांधी जी बताते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। एंड अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है दूर रहते हैं बड़े बड़े शहरों से, मतलब वो दूर रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दूर रहना चाहिए बड़े बड़े शहरों से, क्योंकि बड़े बड़े शहर में चोर होते हैं, मतलब थीप होते हैं, गैंग होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे हम, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यागिरी। जैसे वहाँ पर देखिएगा कि अलग अलग कोठा वगैरह होता है, वहाँ पर जो है जिस्म का काला बाजारी होता है, तो वो शहर में होता है। जनरली गांव में इस तरह का चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि बड़े बड़े शहर से हमें जो है ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे चीज़ें गलत होते हैं। लोग वहाँ पर गलत लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है शहर से हमें दूर रहना चाहिए, और बड़े बड़े शहरों से, लार्ज सिटीज से हमें दूर रहना चाहिए। आगे कहा जा रहा है, ही सेज, वो कहते हैं कि ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता है ना, आधुनिक सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता पूजा करते हैं, मतलब मानते हैं। आधुनिक सभ्यता में किसको माना जाता है? पूजा किया जाता है मेटेरियल, यानी कि भौतिक चीज़ों को जो है पूजा किया जाता है, जो भौतिक चीज़ें होती है उसका पूजा किया जाता है। एंड इट इज़ सूटेड फॉर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और ये सूट किसको करता है? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वहाँ पर भौतिक चीज़ों की पूजा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं भौतिक चीज़ क्या होता है? जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। सपोज जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर जैसे चीज़ें, जो मशीनरी हो गया जिससे हम ऑटोमेटिक किसी काम को कर सकते हैं, वो मटेरियल चीज़ें होती है। तो वो ऐसे मटेरियल, हमारे पूर्वजों का मानना है कि हम लोग अगर हाथ पैर से किसी काम को करते हैं तो हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और किसी काम को जब हमारे अंदर जब आलसीपन आ जाता है, तो हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को बहुत थका सा महसूस करते हैं, हमारे अंदर कई तरह की डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो हमें अपने हाथ पैर से ही काम करना चाहिए, यह हमारे पूर्वज का मानना है। लेकिन वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से काम करें, हम जो है हाथ पैर नहीं चलाए, राइट। तो यहाँ पर जो है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो किसकी पूजा करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? तो मटेरियल यहाँ पर, इसीलिए उसको मटेरियल सिविलाइजेशन भी कहा गया है। एंड इट इज सूटेड फॉर अस, और वो किस पर शोभा देता है? तो वो वेस्टर्न कंट्री, यानी कि जो पश्चिमी देश है उस पर शोभा देता है। या हमारे लिए नहीं बना है कि हम उसको फॉलो करें मटेरियल चीज़ों को। बट नॉट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए नहीं है। ही सजेस्टेड, मतलब ही सजेस्ट, महात्मा गांधी सजेस्ट करते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं यहाँ पर टू इनग्रेव का मतलब क्या होता है? कि हमें अपने दिल में इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से रखना चाहिए। किन चीज़ों को? हमारे हृदय में बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को रखना चाहिए, इस मोटो को, इस सिद्धांत को रखना चाहिए कि जो वेस्टर्न के फिलोसफर है, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कभी भी दिखावा के चक्कर में नहीं आते हैं, राइट। तो सब जगह पर कुछ ना कुछ बहुत विद्वान लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न फिलोसफर है, जो दर्शन शास्त्री है, जिन्होंने पीएचडी किया होगा है, या जो विद्वान है, फिलोसफर कहने का मतलब विद्वान। तो जो पश्चिमी सभ्यता में जो विद्वान है ना,
वहां पर उसका एक सीधा सा एक मोटो है, एक सीधा सा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। मतलब वहां के जो लोग हैं ना, वहां के जो फिलोसफर है, उनका मानना है कि जीवन आदमी का कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, और विचार जो है उनका उच्च होना चाहिए, यानी कि आप सोच आपका जो है काफी खतरनाक होना चाहिए, काफी बवाल होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है एंड यहां पर एंड ऑल्सो सेज, और वो ये भी कहते हैं दैट अ मैन मस्ट टू कीप, मतलब एक मनुष्य को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। किन चीजों में? किन चीजों के बीच? तो फिजिकल मतलब शारीरिक, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। तो शारीरिक और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक दोनों परिस्थिति के बीच जो है क्या बनाकर रखना चाहिए? तो एक संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि हमें मानवता की सेवा करने में, सो दैट मतलब ताकि उन्हें दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि हमें मानवता की सेवा करने में, या ताकि उन्हें मानवता की सेवा करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ताकि मानवता की सेवा करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये बात करते हैं गांधी जी, और ये बताते हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन की क्या ब्यूटी है, किस तरह से जो इंडियन सिविलाइजेशन पूरे विश्व में जो है अपना लोहा मनवा रहा है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो एक इसके पास एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन सिविलाइजेशन की खूबसूरती क्या है, तो इंडियन लोगों की खूबसूरती है विविधता में एकता। मतलब विविधता में एकता मतलब क्या? जैसे एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसको फॉलो करते हैं, राइट। तो अगर हम एक होते हैं, अगर देखिएगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या कि अगर कोई भी चीज अलग अलग होती है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है। जैसे आप लकड़ी का एग्जांपल है, अगर आप एक लकड़ी होगा तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही लकड़ी का अगर बंडल हो जाए और उसको किसी को तोड़ने के लिए बोला जाए तो उसको नहीं तोड़ सकता है। तो वही एग्जांपल हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन पर सूट करता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इसके एक बेसिक नॉलेज आपको मिला होगा, और इस पूरे जो भी इसके चैप्टर है, पूरे चैप्टर को तो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, और बहुत जल्द हम एक्सप्लेनेशन का वीडियोस आपको देंगे, और एक एक यहाँ पर लाइन का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। फिलहाल आपके एग्जाम में समरी पूछा जाता है, तो समरी को हमने क्या किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, और इनमें जो चैप्टर में मूल बातें कही गई है उन सारे बातों को इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स गेट करें तो आप हमारे चैनल से हमारे जो भी पेड बैच है आप उनसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर उसका जो है लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।